खबर है में खुश आमदीद। मेरे साथ हैं आरिफ उम्मीद भट्टी साहब और ताहिर मलिक साहब। नाज़रीन, जज अरशद मलिक साहब की बरतरफी के को बहुत ज़्यादा मीडिया में जो है वो उछाला गया मुस्लिम लीग नून के मीडिया सेल्स की तरफ से, लेकिन क्यों नहीं इस हवाले से अपील दायर की जा रही, इसकी क्या वजह है, ये पूछेंगे हम अपने पैनलिस्ट से। क्या खौफ है? इसके साथ मुझे याद आ गया, डेली मेल में भी एक केस कर रखा है अपने शहबाज शरीफ साहब ने, उस हवाले से भी खामोशी है और वह अदालत शायद इंतजार ही करती रहेगी। और इसके अलावा वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार साहब को तादियों से बार बार मिलना पड़ रहा है। मिले हैं वो जनाब चौधरी ऑफ पंजाब के साथ, उनके राब्ते हैं, मुलाकातें भी हो रही हैं। क्या सिलसिला है, क्या इशू है? मगर लग यही रहा है कि अभी सब इसी तनख्वाह पे काम करेंगे। इसके साथ पाकिस्तान बार कौंसिल ने चेयरमैन FBR को हटाने पर जो तशवीश का इज़हार क्यों कर दिया है, उधर काजी फायज़ ईसा साहब की अहलिया ने भी अपने जो पेश कर दिए हैं जो कागजात थे और वजाहतें कर दी हैं। और साथ साथ जो अहम बात कही है आज फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने, उन्होंने कहा है कि रेलवे ट्रैक डेथ ट्रैक्स बन चुके हैं। क्यों सरकारी इदारे भट्टी साहब इस तरह बर्बाद है? मगर आपसे मैं शुरू करता हूं कि लग रहा था जी अरशद मलिक साहब की बरतरफी नहीं हुई बल्कि नवाज शरीफ साहब की एक्विटल हो गई है, तो उनके हक में फैसला आ गया, मगर वो जा नहीं रहे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, उनकी बरतरफी तो मेरे ख्याल में कोई ख़बर नहीं थी, लेकिन उसने मुस्लिम लीग को ख़बर बनाने की कोशिश की कि नवाज शरीफ इनोसेंट हो गए, जबकि हक़ायक़ बिल्कुल इसके बरक्स हैं। अब आप असल बात कह रहे हैं, आप नून लीग को बिल्कुल सादा समझते हैं कि वो अपील में क्यों नहीं जा रहे। सारी जालसाजी पकड़ी जाएगी मेरे मोहतरम। प्रेस कॉन्फ्रेंस जालसाजी पकड़ी जाएगी? हाँ जी। कौन सी जालसाजी? वो जो टैंपरिंग की गई है, उस वीडियो जो दिखाई गई है आपको, नासिर भट्ट जो जराइम पेशा आदमी था, जो उसको बुलाना पड़ेगा था, उसको खुद आना पड़ेगा और उसको साबित करना पड़ेगा कि वो जस्टिस अरशद मलिक साहब तक कैसे पहुंचा। मरियम साहबा को साबित करना पड़ेगी कि ये केसर उनके पास कौन सी आई। उधर तो फिर वकला सवाल करेंगे ना। आप मजीद कह रही थी बड़ी खतरनाक केसटें हैं, वो कौन सी हैं? इनके गले का तोग बन जाएगा। इसकी एक और डायमेंशन भी है, मैं एक और कि हमें लगता है कि उन्होंने खासी डंडी भी मारी है उन्होंने किबला अरशद मलिक साहब ने, तो वो दोबारा से केस अगर होता है, मैं यही अर्ज कर रहा हूं, उसके बेनिफिशरी अरशद मलिक के फैसले के मियां साहब हैं, एक में बरी कर दिया गया। कमाल है उनका मीडिया सेल उसको उल्टा बता रहा है। जितना केस सॉलिड था उसके मुताबिक 14 साल कैद थी और मरियम साहबा को उन्होंने 1 साल दी। उसमें वो कह रहे हैं कि मैंने इसलिए इतनी लचक रखी कि आगे जाके फायदा आ जाए। ये केस जब भी अगर ट्रायल होता है, ये तो अदलिया ने फैसला करना है, उससे बड़ी सजाएं आएंगी। इसलिए नहीं जा रहे आपके ख्याल? इससे नहीं, ख्याल में क्या, मुझे पता है इन्होंने 10 वकला से मशावरत की है। अच्छा, वकीलों ने उनको मशवरा दिया कि आप ना जाएं। ने कहा कि जी इसके लिए आपको जाने के लिए फिर सबसे पहले 68 केसें अदालतों को देनी होगी। जिस कैमरामैन ने बनाया वो कैमरा उधर आएगा, नासिर भट्ट को पेश करना पड़ेगा, फिर मोबाइल फोन देने पड़ेंगे को बनाना पड़ेगा, फिर उस मोबाइल का फॉरेंसिक कराया जाएगा कि किस किस से राब्ते रहे। नहीं भट्टी साहब, इसमें जो आपने बात की है, मैं थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन आपको देता चलूं कि इनका क्लेम है कि बरतानिया में फॉरेंसिक इसका हुआ है वीडियो का, वो असल है। मैं जो सब सवाल आप खुद मान रहे हैं कि इसमें ये चीज साबित होगी ना कि इस पे जज पे दबाव है। हम ये बात भी कर रहे कहां से हुआ है, पॉजिटिव एंड नेगेटिव। असल बात तो ये दबाव किसने डाला? कॉमन सेंस से बताएं, ये इंसाफ के कानून के मुताबिक इस तरह फैसले होने चाहिए जिसमें जज साबित हो जाए कि वो इन्फ्लुएंस हुआ है। मैं तो कॉमन सेंस बेटे से मिला है, मैं नॉनसेंस की बात कर लेता हूं। चलें नॉनसेंस से भी करें, तो ये फैसला किस तरह स्टैंड करता है? नहीं, मैं उसको अर्ज करने लगा ना। और हम गुजारिश है बच्चों चले जाएं अपील में चले जाएं। आप ओरिजिनल केसर ले जाएं, जिस बंदे ने बनाई है उनको दे दें। अगर पता लग जाएगा उधर दूध का दूध पानी हो जाएगा, यकीनन वो अदलिया जज साहबान अरशद मलिक साहब को भी बुलाएंगे, उनसे पूछेंगे भाई एफिडेविट तो आप कह रहे हो कि मुझे नून लीग ने प्रेशर डाला, नून लीग हीरो बन रही है, उधर दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। प्रेशर से कोई चले जाए ना, चाहिए अदालत में चले जाए। उसमें देखिए मलिक साहब, हम तो मैं आपकी बात को वेट दे रहा हूं, तो चले जाए ना। मैं कुछ और बात कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं नून इन 200% फंसती है जिस आपने कहा। मेरा सिंपल सवाल है एक तालिब इल्म की सूरत से कि जब ये चीज साबित हो जाए, कोई जज डायरेक्टली इनडायरेक्टली उस पर असर आया, वो डिसीजन मशकूक हो जाता है। प्राइम मिनिस्टर शायद खान अब्बासी साहब थे जब ये जज अपॉइंट हुए थे। नहीं मलिक साहब, मैं काजी साहब एक
मशकूक मैंने वजीर बता हो दिया गया। ना। हाँ, मशकूक ये कौन हो रहा है? जज हो आपकी गया, पार्टी में डिसीजन जज हो हो गया। गया। मलक साहब, मैं काजी साहब एक मिसाल आपको बता देता हूँ, जिंदा मिसाल आई है। एक घर में एक बंदा जाता है चोरी करने, वो मिल मिला के जाता है चोरी करने, बहरहाल चले जाता है। घर वालों को शुबह होता है दीगर को कि चोर आया, वो चोर ढूंढते हैं। वो चोर बाहर आके ना कहता है चोर आया, कोई चोर आया पता करो। इधर नून लीग ऐसे फंसेगी मेरे भाई, ये वीडियो किसने बनाई, हुसैन नवाज ने क्या बड़ी साहब, ऑफर की। इसी का जवाब अगर मांग लेगी अदालत के जनाब मियां नवाज साहब मुलजिम हैं और उनको उनके घर वाए क्यों वो जज साहब जाते थे, उनको लगवाया किसने था, तो फिर पंडोरा बॉक्स खोलेगा। और फिर भट्टी साहब का कहना है कि सजाएं कहीं बढ़ ना जाएं, और यही मामला डेली मेल वाला भी है, वहां भी जाएंगे तो यही होगा, लिहाजा गाड़ी बैठे रहें। आते हैं ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं मारूफ एंकर और साफ़ी जनाब वसीम बदामी साहब। इन्होंने बहुत एक्सटेंसिव काम किया है, जो कराची में सियासत और ये जो नेक्सस था उज़ैर बलोच का, उनके घर जाके इंटरव्यूज़ किए, बहुत सी बातें। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। बदामी साहब, मैं सवाल का आगाज़ करता हूँ, फिर बाकी दोस्त आपसे पूछेंगे। ये फरमाएं कि आपको क्या लगता है कि जो दो नुक्ता नज़र आ रहे हैं, एक वो कह रहे हैं जी टेम्पर्ड है, तब्दील की गई है, असल कुछ और था, और जो पेश की गई है रिपोर्ट कुछ और थी। आपने बहुत काम किया, आपका क्या टेक है? जी जी सही है। माजरत अगर आप सवाल मुख्तलिफ दोहरा सके तो मैं सवाल का पहला ऐसा नहीं सुन पाया। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि दो क्लेम्स आ गए। वो कहते हैं जी हम तो बिल्कुल साफ पाक निकल आए हैं ये JIT में से। दूसरे वजीर मसूद फरमाते हैं कि जनाब नहीं, ये तो नहीं है, उस JIT पे साइन ही नहीं हुए। फिर 164 का एक बयान भी, हल्फी भी मौजूद है। आपने इतना काम किया इस पे, आप क्या समझते हैं कि असल हकीकत क्या है? उसके लिंक्स थे, उज़ैर के सियासी पुष्टपनाही थी, या अपने तौर पर सब कुछ कर रहा था? देखिए सर, मेरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम मासूमाना मेरी तो राय ये है कि ये कहना पीपल्स पार्टी का कि उज़ैर बलोच से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है, ये ऐसा ही है जैसे सईद साहब और आरिफ भट्टी साहब GNN पर प्रोग्राम करते हुए कहें कि हमारा GNN से कोई ताल्लुक नहीं है। तो अगला बंदा कहेगा ना यार, आप बैठे हुए प्रोग्राम कर रहे हो, उसमें आप कह रहे ताल्लुक हमारा कोई नहीं है। उस शहर का जो सूबे का जो वजीर दाखिला था, वो खुलेआम कह रहा था कि ये मेरा बच्चा है, मैंने असलिए के लाइसेंस दिए हैं और ये लाइसेंस शादी में चलाने के लिए नहीं दिए हैं। कराची के लोगों को पता था कि कौन किस तरह जानवरों की तरह काट काट के मार रहा है, और पीपल्स पार्टी की हुकूमत खामोश थी इस सब पे। और फिर 2013 के इलेक्शन में लियारी में जिन लोगों ने हिस्सा लिया, उनको उज़ैर बलोच के कहने पर टिकट्स दिए गए। ये और 1 करोड़ एग्जाम्पल्स हैं। एक इशाइया हुआ, उसके बाद फरियाल साहब उनके घर तशरीफ ले गई, इशाइया के बाद घर तशरीफ ले गई, वहाँ पर उनको यकीन दहानियाँ कराई। इतने सारे अवामिल हैं कि जिससे ये बात तो तय है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने उज़ैर बलोच को रखा, अपने कामों के लिए इस्तेमाल किया। ये अलग बात है कि फिर जिस तरह फिल्मों में होता है कि आप किसी एक बंदे को पालते हैं, फिर वो पलते पलते वो खुद इतना बड़ा हो जाता है कि एक दिन वो समझता है कि मैं अपने पालने वाले से भी ज़्यादा बड़ा हो गया हूँ। ये उज़ैर के साथ ये मामला भी हुआ, फिर इनके आपस में इख्तिलाफात शुरू हो गए बाद में। जी भट्टी साहब। अच्छा वसीम साहब, गुजारिश है, मेरा ख्याल है JIT के अलावा ये इन्वेस्टिगेशन आपको दे देनी चाहिए, क्योंकि JIT पे फंडा है, लेकिन आपके पास जितनी इन्फॉर्मेशन है, आप गुजारिश है कि आपने गालबन उनकी मिसेज और घर में गए, आप क्या समझते हैं उस घर में जो आपने इंटरव्यू किया, वो कोई जगह देखी जहां मोहतरमा फरियाल तालपुर और काइम अली शाह साहब गए, जो उनका क्लेम है उनकी उज़ैर बलोच की फैमिली का, उसमें हकीकत है कि कोई शुबा है आपको? भट्टी साहब, जब मैं उनके घर गया हूँ तो वहाँ उन्होंने मुझे, मतलब उनकी उज़ैर बलोच की बेटी ने और उसकी बीवी ने एक जगह एक कमरा दिखाया कि जहाँ पर वो फरियाल साहिबा आई थी, मुलाकात हुई थी। मैं बताता हूँ कि उनका ये इसरार था, जो कि मैंने नहीं करने दिया, क्योंकि मुझे ज़रा अपने तौर पर ज़्यादा मुनासिब बात नहीं लगी है। वरना उनका ये इसरार था कि जब वो शो रिकॉर्ड हो तो वो कुरान पाक ले आई थी वो, और सामने रखा हुआ था कुरान पाक, और वो कहने लगी कि आप जब कैमरा ऑन करेंगे तो मैं कुरान हाथ में रखकर, कुरान पर हाथ रखकर ये सारी बातें दोहराऊंगी, जिसका मैंने उन्हें इसलिए मना किया कि मुझे लगता है कि अब ये क्या हम सियासी बातों में इतनी बड़ी मुकद्दस, मतलब इतनी मुकद्दस किताब क्या लाएं, लेकिन वो इस पर भी बज़िद थी, और उन्होंने मुझे तस्वीर भी दिखाई कि फरियाल साहिबा जब वहां पर आई थी। अच्छा नहीं वसीम साहब, अगर मैं सुन पाया हूँ, आपका मतलब है वो कुरान पाक ये साबित करने के लिए लाई कि हमारे घर फरियाल तालपुर और काइम अली शाह साहब खुद तशरीफ लाए थे कि हम ये हकीकत आपको बताना चाह रहे हैं, तो आपने कहा नहीं कुरान पाक को ना लाए। मैं ये सब यही समझ पाया हूँ। जी हाँ, फरियाल तालपुर साहबा के हवाले से, काइम अली शाह साहब को उन्होंने नहीं कहा, लेकिन जी हाँ, फरियाल तालपुर साहबा के हवाले से। तो फरियाल तालपुरा साहबा तो कहती है मैं कभी उन्हें मिली नहीं, मैं देखी नहीं। इस सिलसिले में आपने मुख्तलिफ इंटरव्यू किए हैं, आप कराची की सियासत पे नजर भी रखते हैं, आप क्या समझते हैं उज़ैर बलोच को किसी सियासी ताकत की पुष्टपनाही थी
या मासूम आदमी था बेचारा? उज़ैर बलोच को अगर सियासी पुष्टपनाही ना होती तो वो उतना बड़ा उतना ताकतवर आदमी हो ही नहीं सकता था जितना कि वो हो गया, जिसके आस्थाने पर वजीर दाखिला से लेकर एमपीए से लेकर एमएनए तक आते हों, जिसके कहने पर 7 SHO हम वो कहते हैं ना मीडिया वाले जनाब बड़ा अपना असर रसूल नाजायज़ भी इस्तेमाल करते हो, वो जो कि सही बात भी है, नहीं करना चाहिए अगर कोई करता है तो, लेकिन आपके कहने पर कभी 7 SHO तब्दील हो सकते हैं? आपको कभी सीसीपी अपने घर बुला के कहता है कि यार वो फलां मुजरिम बड़ा ताकतवर है, मैं खुद नहीं कर सकता, तुम उसको मार दो यार जाके, क्योंकि वो बड़ा ताकतवर आदमी? तो अगर ये सियासी पुष्पनाही ना होती तो उज़ैर बलोच वो सब कुछ कर ही नहीं सकता था जो कि उज़ैर बलोच ने किया है। वसीम, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, वो भी आपकी ऑब्जर्वेशन ही होगी कि अगर वो बल्दिया की जो JIT है उसमें टेररिज्म स्टैब्लिश हुआ है, पॉलिटिकल पार्टी MQM का नाम आया, पीपल्स पार्टी की बात सबको अब समझ आ रही है, इसमें कुछ सच हो सकता है, कुछ झूठ हो सकता है, मगर मोर और लेस सारी चीज़ें सही हैं। सिंपल सा मेरा आपसे जो मैं आपकी ऑब्जर्वेशन चाह रहा हूँ, वोटर की साइकोलॉजी, वोटर के बिहेवियर का कराची में या सिंध में कोई फ़र्क पड़ेगा या क्या पड़ सकता है इस सारी सिचुएशन के बाद? हाँ सर, अब ये मालूमात के बाद अब ये बात आ गई तज्जिए की। अगर आपका सवाल जो स्पेसिफिक है उसका अगर मैं स्पेसिफिक जवाब दूं तो हाँ या ना में, तो उसका जवाब है नहीं। और फिर उसकी बहुत सारी वजूहात हैं। यहाँ पर पनामा के बाद मुस्लिम लीग नून के वोटर पे फ़र्क नहीं पड़ता, यहाँ पर यू टर्न्स लेने के बाद PTI के वोटर को फ़र्क नहीं पड़ता, और यहाँ पर यानी देखिए कराची में जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट और जब अल्ताफ़ हुसैन का नाम इतना चलता था और जब हज़ारों लाखों लोग वोट देते थे, वो धांधली के एलिमेंट के अलावा भी, तब भी ये नहीं था कि उन सब लोगों को पता ही नहीं था कि यार ये तो पुरतशद्दुद कार्रवाइयाँ करते हैं ये बंदे, सबको पता था। लेकिन उसके बाद भी तो पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल एफिलिएशन है, ये एक अकीदे और ईमान की हद तक लोग इसको ले जाते हैं। तो अगर आप ये सवाल पूछ रहे हैं कि इसका सियासी डायनामिक्स पर पड़ेगा, सवाल जरा आसान कर लेता हूँ। आपने इस स्टोरी पे खुसूसन मैंने 3-4 दफा प्रोग्राम देखे हैं, बहुत काम किया। आप क्या समझते हैं आसफ अली जरदारी साहब के ये बात इल्म में थी कि उज़ैर बलोच नाम आदमी इस किस्म के कत्लो गारत में मुलव्वस है कि वो लाइलम रहे इस दौरान सारी सूरत हाल से? ये आपका तजिया क्या कहता है? इसमें मेरी राय में जो एक मार्जिन दिया जा सकता है, एक वो ये कि जो रोजाना की बुनियाद पर यहाँ पर उज़ैर बलोच ने कत्लो गारतगरी शुरू कर दी थी, ये मुमकिन है कि उसको जरदारी साहब ना इंस्ट्रक्शंस देते हो कि इसको मार दो, इसको मार दो, इसको मार दो, लेकिन क्या लाइल्म थे? नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता। अच्छा, जब लाइल्म नहीं थे, जब इल्म में था, तो फिर खामोश क्यों थे? अगर वो खुद नहीं करवा रहे थे, जो कि मेरे ख्याल में रोजाना की किलिंग्स वो नहीं करवा रहे थे, तो फिर खामोश क्यों थे? खामोश इसलिए थे कि आपने एक आदमी को पाला हुआ है जिससे आपने अपने 10 काम निकलवाने हैं। तो फिर जब वो 10 काम गलत भी करेगा आपकी मर्जी के खिलाफ, तो आप उसको कुछ नहीं बोल सकते, नंबर 1। नंबर 2 ये कि अहमियत की बात होती है ना, आपको लगता है कि हाँ यार ये बंदा दो गलत काम कर रहा है, 4 बंदों को बेगुनाह मार रहा है, लेकिन इस बंदे की वजह से पूरा इलाका सिक्योर है, लियारी के इलाके में वो MQM को घुसने नहीं देता, तो बस ठीक है, अगर वो 2-4 गलत काम भी कर रहा है तो मैं आंखें बंद कर लेता हूँ, बस ठीक है। एक सोशल एंगल लेना है बदामी भाई, ये बताएं कि ये जो अभी के इलेक्ट्रिक का इशू है, बिजली नहीं आ रही, पानी नहीं है, तो ये सारा नेगलेक्ट होता रहा। ये तो गैंग वार्स होते रहे, आपको पता है, सब ने हुकूमत खाने बना रखे थे जहाँ पे खालें उतारी जाती थी और घुटनों में सुराख होते थे, ये सब हिस्ट्री सब ने सुनी हमने। तो ये अवाम, कराची के अवाम अब का कोई, एक तो ये बताएं कि कुछ अमन है, अब ये गैंग वार कुछ कम हुई है, और ये सोशल इश्यूज इतने ज़्यादा क्यों भड़क उठे हैं, क्यों इतना सोशल ब्रेक डाउन हो रहा है वहाँ पे? हाँ, आप ठीक कह रहे हैं। आप के इलेक्ट्रिक की बात कर रहे थे अभी, इत्तेफाक से मैं शो से पहले यही नेपरा की ये रिपोर्ट पढ़ रहा था और मुझे लग रहा था कि ये इस साल की बात है, हालांकि पिछले साल की बात है। पिछले साल 29, 30, 31 जुलाई को कराची में बारिशें हुई, 31 बंदा करंट लगने से मर गया। नेपरा ने रिपोर्ट जारी की और उस रिपोर्ट में 19 लोगों के बारे में के इलेक्ट्रिक को कातिल करार दिया गया इस रिपोर्ट में, और उसके बाद जुर्माने हुए, और उसके बाद फिर जुलाई का महीना है। फर्क सिर्फ ये है कि 2019 के बजाय 2020 है, फिर वही कराची है, फिर वही तारे लटक रही हैं, फिर वही लाशें उठ रही हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह कोई मसला नहीं हो रहा और किसी को कुछ नहीं हो रहा। के इलेक्ट्रिक के लोगों ने आज हमारे प्रोग्राम में आने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा जी अगले 1 हफ्ते तक हम बिजी हैं, उसके बाद जब टाइम होगा तब हम बात करेंगे। ये सब क्यों हुआ? ये बजट किधर जाता है? मुझे बदामी भाई, ये बजट कहाँ? अरबों रुपए का बजट है, पूरी 70% पैसा जनरेट होता है कराची में, इस पूरे मुल्क का, तो या बजट वो टैक्स कलेक्शन होती है, किधर जाते हैं पैसे? सर, वो हम कभी अपने दोस्तों से कहते हैं ना कि भाई मुस्लिम लीग नून के 100 मसाइल होंगे, वो सारा कुछ अपनी जगह ठीक है, लेकिन अगर सिर्फ इस मामले में कंपेयर कर लें तो वो बहुत मुनासिब इसलिए है कि कम से कम उन पर तनकीद ये है ना कि उन्होंने पंजाब का बजट लाहौर में लगा दिया सर, और लगाया तो सही ना। यहाँ तो पीपल्स पार्टी ने सिंध का बजट कराची को छोड़े लियारी में भी नहीं लगाया। भाई लियारी को तो मॉडल इलाका होना चाहिए था ना, जहां से बेनजीर साहब इलेक्शन लड़ती थी। तो क्यों नहीं हुआ? ये इसलिए नहीं हुआ कि पीपल्स पार्टी और MQM दोनों की कोशिश सिर्फ ये रही 5 सालों में कि अपने अपने जो गढ़ हैं
उसको मजीद मजबूत किया जाए, मेरा सियासी इलाका कहीं से निकल ना जाए। बाकी गवर्नेंस को छोड़ो, बत्ताखोरी को छोड़ो, पीपल्स पार्टी एमकेएम की चोरी पर खामोश, एमकेएम पीपल्स पार्टी की कत्ल गारत पर खामोश, क्योंकि बस सबके अपने अपने इलाके सिक्योर रहे। अच्छा वसीम ये बताएं कि माजी में कराची में कत्लो गारत, बाजार बंद, बोरी बंद, लाशें, जगह टैक्स, गुजरती कातल और ये उज़ैर बलोच आज भी जिंदा है। क्या आप मौजूदा हुकूमत ये 2 साल से समझ रहे हैं कि कराचियों को दोबारा वही रोशनी मिलेगी, तरक्की मिलेगी, खुशहाली मिलेगी जो उर्दू स्पीकिंग खुसूसन बोलते हैं, उन्हें उसको राइट उसका हकूक देने के लिए मौजूदा हुकूमत कुछ कर रही है या ये भी ज़ुबानी जमा खर्च तक ही महदूद है? जी हाँ, एक तो वो गैंग वॉर के हवाले से, अमन के हवाले से बात कर रहे थे, तो ये तो अल्लाह का शुक्र है कि हाँ उस हवाले से तो अब बहुत अमन है पहले के मुकाबले में, लियारी में भी और पूरे शहर में भी। ये अल्लाह का बहुत एहसान है, शुक्र है अल्लाह का। अब क्या अब इस हुकूमत के आने के बाद बेहतरी लगती है हालात में? अनफॉर्चुनेटली बहुत अफसोस के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि इसका भी जवाब ना में है, इसलिए कि तहरीक इंसाफ की प्रायोरिटीज ही कुछ और लगती हैं। कराची में की 70% नशिस्तें, अगर मैं गलत नहीं हूं तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास है, प्रायोरिटी ही नहीं लगती और सारे के सारे मामला वैसे ही पड़े हुए। कल तक अगर करप्शन का और भत्ताखोरी का मामला था तो आज ना अहली और इग्नोरेंस का मामला है। शहर आज भी उतना ही मजलूम है भट्टी साहब जितना कल तक था। तो इसका मतलब है कराची के अवाम की बदकिस्मती है कि उन्हें अच्छा हुक्मरान नहीं मिला, लेकिन अवाम ने हमेशा अपने लीडर से वफादारी की। बदामी साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल कंट्रीब्यूशन। बड़ा आपने एनलाइटन किया, बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। नाज़रीन, ये कराची की तस्वीरें आप देख रहे हैं, रूसुल बिलाद कहते थे, फिर यहाँ फसाद किया गया और फिर जो सियासी रस्साकशी और जो अखाड़ा बना, इसमें पिस गए कराची के मासूम अवाम। एक ब्रेक पे जाते हैं और वापस आते हैं और बढ़िया स्टोरीज हैं FBR में कि चेयरमैन की तैनाती पर क्यों शोर है और इसके अलावा सरकारी इदारे क्यों नहीं चल पा रहे। एक वक्फे के बाद वेलकम बैक। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार जो हैं उनकी मुलाकात हुई परवेज़ इलाही साहब से। उधर दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बहुत सरगर्म है, बहुत हाथ पैर मार रहे हैं, कुछ बन नहीं पा रहा या बन पा रहा है, ये क्या मामला है। कभी गुस्से का भी इजहार करते हैं, कुछ शॉर्ट्स भी हैं हमारे पास, वो भी सुनवाते हैं। मगर भट्टी साहब, ये मुझे लगता है कि खान साहब के बारे में ये -1 -2 वाली कहानी थी। मैंने बताया ये ख्वाहिशात हो सकती है, गुफ्तगू हो सकती है, बात भी हुई हो। खान साहब को माइनस करना ना कभी इशू था, जिन साहब बैसाखियों के खड़े हैं कि उनको ला के क्या करेंगे। नून लीग और पीपल्स पार्टी की मिला के 136 सीटें बनती है, मौलाना फजलुर रहमान, असवद यारा सबको मिलाएं फिर भी नहीं अक्सरियत बनती। इस मौके पे हाँ ये एक हो सकता है किसी एक मौके पे मुल्की मुफाद की खातर 18वीं तरीन और NFC वार्ड पे कोई मुतफिका तौर पे मैं आपको सुनवा दूं जरा, वो बड़े डेस्पिरेशन में लगते हैं मौलाना रहमान। अब नहीं मैटर करते, सिर्फ बयाना तक महदूद है। सुने, वो बड़ी बातें बड़ी खुल के कर रहे हैं, वो जरा सुनाइएगा प्लीज। अगर रियासतों की बका का मदार कोई चीज हो सकती है तो वो माशी खुशहाली हो सकती है। जापान की फौज नहीं लेकिन मईशत मुस्तहकम है, आज वो बड़ी ताकतों के साथ बात करता है। सोवियत यूनियन फौजी लिहाज से ताकतवर मुल्क, लेकिन माशी लिहाज से गिर गया, अपना वजूद खत्म कर बैठा। आज जो हम बैठे हैं कि ये सब लोग इस वक्त रियासत की बका की जंग लड़ रहे हैं। अच्छा, ये निसार खोड़ो साहब और मौलाना फजलुर रहमान साहब, जरदारी साहब और शहबाज शरीफ साहब रियासत की बका की जंग लड़ रहे हैं। मलिक साहब ये अपने आप को रियासत कहते हैं, उसकी बका की अच्छा मलिक साहब, ये अपनी बका की बरतानिया दौर के साथ ही रियासत की फिक्र मौलाना साहब को कब से शुरू हो गई? जब से इक़्तिदार से अलग हुए हैं कि शुरू? नहीं, आपको उनको हमेशा से फिक्र रही है। आप उनको चेयरमैन कश्मीर के माशी बदहाली का बात किया, आपको शायद मौलाना साहब की प्रॉपर्टी का नहीं बना, वो दे दे रहे मौलाना साहब को अल्लाह ताला और दे, साहिब इल्म है। काश किसी दिन उन्हें कहें कि अपने टोटल माशी सूरत हाल लोगों को बताएं तो सही। जिस 90 लाख या 95% लोगों की बदहाली की बात कर रहे हैं, इनके पास तो इन्होंने तो वो मसाइल कभी तसव्वुर में नहीं किए। पता है इनकी जमीन कितनी है माशाल्लाह वहाँ? अल्लाह ताला बरकत डाले, मुझे तो नहीं पता बिल्कुल, लेकिन मैं एक बात, अल्लाह ताला बरकत डाले, सरकारी इदारों ने भी बड़ी बरकत डाली है। अच्छा, वो तो खैर मियां साहब ने भी बरकत डाली है। हमारी एक मुफ्ती थी, बरकत अल्लाह बख्शे फोत हो गई, मैं जाके कहता हूँ अल्लाह बरकत बीबी के दर्जात बुलंद करे। अच्छा, तो मौलाना साहब की जायदाद को भी अल्लाह बुलंद करे। हम तो उनके लिए खैर खा है ना मौलाना साहब के, हमारे फेवरेट पॉलिटिशियन है, बरतानिया दौर से हम देख रहे हैं। एक तरफ वो कह रहे हैं माही मैनू सीट दवा दे, माही मैनू हुकूमत दवा दे।
दे। नहीं, एक तरफ वो कह रहे हैं कि जापान की फौज ही नहीं है और शायद इसलिए वो खुशहाल है, और दूसरी तरफ हमारे यानी अपने इदारों के बारे में वो बहुत ज़रा खुल के बात कर रहे हैं, वो भी सुनाएं। आज भी हम यही मुतालबा करेंगे कि वोट कौम की अमानत है, ये वापस कौम को दी जाए, इलेक्शन शफाफ किए जाएं, एक दफा शफाफ इलेक्शन कौम को दिया जाए, इदारे मुदाखलत उसमें न करें, बक्से तब्दील न करें, बक्से न चुराएं, अवाम के वोट को सही मानों में गिना जाए, जो फैसला कौम करेगी हम कबूल। बटी साहब ये क्या करें, मेरे हक में फैसला नहीं आता तो मैं कहता हूँ। मलक साहब मैं आज माफी चाहूंगा, देखें मौलाना साहब काबिल एहतराम, फौज मेरे मुल्क की है, ये तो मेरा ख्याल है कह रहे हैं बक्से चोर कहा है उसने, इन्होंने जो उन्होंने कहा चुराए ना जाए, लफ्ज़ बक्से ना चुराए जाए, तो चुराता कौन है? चोर जाहिर है। नहीं, चोर का क्या काम है? चोरी करना है कि जाके भर रहा है? देखें, मैं इस मुल्क की अगर महफूज है जो आपका दरिंदा सिफ्त भारत है, अफगानिस्तान में जो सूरत आ रहा है वो पाक कुछ, हाँ मैं सियासत में इंटरफेरेंस में ना कभी हक में था, ना हूँ, ना अब हो सकता हूँ। सियासत में पाक फौज को इंटरफेरेंस नहीं करनी चाहिए। मौलाना साहब आप इक़्तिदार से दूर हुए तो सलामती के अदारे कभी जाए उन शहोदा के घर जिनकी बीवी हैं प्रेग्नेंट होती हैं और वो शहीद चोर, उनको क्या क्यों कहा मुझे बताया। मैं इसका जवाब देता हूं। देखिए मुझे जवाब देने दे। फौज की इज्जत मेरे लिए इस पे बहस नहीं है, जो आपने बात की मैं आपसे 500 गुना एग्री करता हूँ, मगर इमरान खान भी तो ये वोट चोरी पे गया था ना इस्लामाबाद धरना करने, वो भी फौज के खिलाफ गया था। इस तरह ना करे आप हर चीज में धांधली को और फौज को अलग अलग रखे। नहीं आप फिर धांधली को और फौज को अलग अलग नहीं, मैं फिर आप फिर वो सीधा इल्जाम लगा रहे हैं, वो ये कहे कि धांधली नहीं होनी चाहिए, वो मैं भी कहता हूं पाकिस्तान का भट्टी साहब। अच्छा कौन सा इलेक्शन फेयर हुआ? मुझे मैं आपसे सवाल मेरा सवाल करना सवाल करना मेरा सवाल करना मेरा, मुझे आप ये बताएं, अगर हमारे इलेक्टरल प्रोसेस में मुदाखलत ना होती रही होती तो ये लोग सियासत में होते? सवाल ही पैदा नहीं था। ये जो खुद कह रहे हैं ये खुद धांधलियों से आए हैं, तो इसीलिए मुझे बताएं, इसी ये यार फिर बताऊं किस तरह मेरे से सुन लीजिए किस तरह ये माइंड कर जाते हैं। देखिए मैं कह रहा हूं ना कल मैं डिक्टेटरशिप के हक में था ना आज है, लेकिन फौज के जवान को कहेंगे तो फिर मैं अपने फौज के साथ सुन लें। मौलाना फजलुर रहमान की हुकूमत को जब इन्हें मिली उधर KPK में तो उस वक्त फौज अच्छी थी। हाँ तब तो अच्छी है क्योंकि हिसाब मिल रहा है। मैं अब छोटा सा कमेंट करना चाह रहा हूँ, मुझे परवीन शाकर की एक ना नज़म याद आ गई, टेलीफोन। वो कहती है सारी रात मैं बेकरारी से टेलीफोन का इंतजार करती रहती हूँ। ये सारे टेलीफोन की पैदावार है। इनको एक टेलीफोन आता है कि जनाब की बारी पकड़ी है तो ये बात को खत्म करके ये टेलीफोन के इलेक्शन फेयर होने चाहिए, इलेक्शन से इनका कोई ताल्लुक नहीं है। यार बात सुने, मैं फिक्र खत्म, सियासत से लिंक नहीं होना चाहिए, साफत ये टेलीफोन के सियासतदान है। मेरी अगली स्टोरी पेंडिंग है, टेलीफोन फिक्रे में बात आपकी बात को सम अप करता हूं। मेरे हक में धांधली करो, बस यही कहानी है, आगे चलते हैं। जस्टिस काजी फाजी साहब की आलिया ने टैक्स हुकाम के सामने वो पेश हुई हैं और उन्होंने जस्टिस काजी की आलिया ने साहिबा ने FBR के कमिश्नर इंटरनेशनल जोन को अपना जवाब जमा करवा दिया जरूर। और जस्टिस काजी फाजी साहब के अहल खाना को गुज़श्ता हफ्ते 3 अलग अलग नोटिस भेजे गए थे। FBR ने सहर ईसा, अरसलान ईसा और जरीना ईसा से बैरून मुल्क जायदादों से मुतल्लिक़ जवाब तलब किया था। जस्टिस फाइज ईसा की अहलिया ज़ाती हैसियत में पेश हो सकती हैं, हामिद अतीक सरवर साहब का कहना है। अगर जस्टिस काजी फाइज ईसा की अहलिया ज़ाती हैसियत में पेश नहीं हो सकती तो कानूनी टीम भी भिजवा सकती हैं। बैरून मुल्क रकम कानूनी तरीके से भेजी उन्होंने ये, और वालिद की जानब से तोहफा में जो उन्हें ज़राई ज़मीन मिली, ये सारी आप चीज़ें नाज़रीन पढ़ रहे हैं। और उन्होंने कहा जी 7 लाख पाउंड हमने लीगल ज़रिए से स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक के ज़रिए भिजवाए थे। मगर भट्टी साहब मैं आपसे सवाल ये करना चाहता हूँ, ये बाकी सारी चीज़ें आप पढ़ सकते हैं नाज़रीन, ये जो तफसील जो ज़राए से खबरें आ रही हैं। भट्टी साहब ये जो FBR के चेयरमैन की तैनाती पे जो बार काउंसिल्स हैं वो इतराज़ करिए, ये तो एग्जेक्टिव का अच्छा एक तो बार कौंसिल वकला रीढ़ की हड्डी है मुल्क की, लेकिन FBR का चेयरमैन तैनात करना बार कौंसिल करती है? नहीं, वो तो प्राइम मिनिस्टर करेगा या एग्जेक्टिव। नवाज शरीफ दौर में FBR का चेयरमैन कौन सी बार ने किया था? ज़ियाउल हक की दौर में चेयरमैन FBR कौन सी बार ने किया था? वो नीली बार बता रहे। एक तो बार ममनू है ना, बार जो होती है हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह इस्लाम में ममनू है बार। मुझे बताएं, अगर ये मोहतरमा गई है, कानून सबके लिए एक है, सुप्रीम कोर्ट का ही हुक्म है ना FBR के पास जाएं, ये सुप्रीम कोर्ट नहीं हुक्म है,
और उन्होंने कहा जी उसके बाद रिपोर्ट वो रजिस्ट्रार को देंगे और फिर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के पास जाएगा। आईनी तरीके से हल हो रहा है। हाँ, फायदे सब हो या आम हो, ना इंसाफ़ी नहीं होनी चाहिए। हुकूमत को FBI को प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, न्यूट्रल तरीके से इंक्वायरी होनी चाहिए, लेकिन जज हो या जनरल हो कानून से बाला नहीं होगा, बटी साहब चाहे उसमें जर्नलिस्ट हो। उसमें खदशे का इजहार ये था कि वैसे तो माशाल्लाह हमने 5 चेयर दिए, जो खातून थी खदशे का इजहार किया गया है कि उन्होंने रजिस्ट किया, उन्होंने कहा कि ये जो काम है FBI को जो पे अपना देंगी, ये बयान देंगी, मैं एज इट इज़ कानूनी तौर पर इसको दूंगी। ये खदशे का इजहार है। मगर असल बात पे हम आते हैं, आज उन्होंने एहलिया ने कह दिया कि मेरी इस कमाई का मेरे खामद से कोई ताल्लुक नहीं है, मैं उनकी इस पोजीशन लेने लगूँ, ये पैसा मैंने लीगली कमाया है, लीगली भेज दिया है, लंदन में जो उनकी प्रॉपर्टी है मेरे मियाँ का कोई ताल्लुक नहीं। अब आप इस पे बहस करें, उसका जवाब दे What दो this ना। means? अब इसका क्या मतलब ये है? तो हम इस पे तो हम बयान देना उनका हक है, फैसला अदालत ने करना है। मेरी बात सुनो, FBI प्रूफ तो मांगे। 100% हो सकता है ठीक हो। नवाज शरीफ साहब भी कहते थे कि ये मियाँ शरीफ की प्रॉपर्टी है, मेरा कोई तल्लक नहीं, मैं फिर पड़ता। अगर आपको हिस्ट्री याद हो, सिरे महल जरदारी साहब भी कहते थे मेरा कोई तल्लक नहीं है। नवाज शरीफ ने कागज कोई जमा नहीं करा था, नवाज शरीफ ने बयान दिए थे, इन्होंने कागज जमा करा दिए। देखे ना, इन्होंने प्रूफ मैंने दे दिए। गुजारिश यही की है ना, देखना ये है कि हो सकता है FBI मोहतरमा को क्लियर कर दें, वो समझे कि आइन और कानून के मुताबिक ये प्रॉपर्टी खरीदी गई है, लीगली तौर पे रिस्क से खरीदना तो बुराई तो नहीं, इबादत है, तो ये उनका राइट है। तो मेरा ख्याल है अब इसका फैसला जब जाएगा सुप्रीम कोर्ट के पास तो क्लियर हो जाएगा कि वो सुप्रीम कोर्ट FBI से मुतमिन है या नहीं है। लेकिन हाँ, इंक्वायरी में प्रेशराइज किसी को नहीं होना चाहिए। जैसे आपने एक अरशद मलिक की तो बनवा ली वीडियो, घर फिर जाके आप प्राइवेट बिल भी आए, लिखा है ना। अब ये बताया ना, ये ऐसा में भी लिखा है, एक ब्रेक आ गई है तो ऐसा करें ना, फिर जस्टिस कयूम को थोड़ी देर के लिए 3-4 केस दे दें, काजी साहब आप सिफारिश कर दें। एक कमेंट वो कर दीजिएगा, वफाकी हुकूमत ने भी कहा कि हमें जो जज साहब का जो डिसीजन था धरने पे, हमें उससे कोई उनका लेना देना नहीं है। एक वजाहत वो लेकिन बहरहाल एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं नाज़रीन, और ये हलाल की कमाई का कोई यानी उसमें जो मर्जी कोई खरीदे, मगर आम आदमी की हलाल की कमाई में कुछ भी नहीं आता। लेकिन ये बिल्कुल अलग बात है, काजी साहब की बिल्कुल प्रॉपर्टी साफ हो सकती है, ये मैंने फैसला नहीं करना। लेकिन आते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। कैबिनेट के हवाले से एक दो खबरें हैं जो हम आपके साथ डिस्कस करना चाहते हैं। एक तो हमने और भट्टी साहब ने भी और मलिक साहब ने बड़ी तारीफ की थी हमने खान साहब की कि उन्होंने जो ड्रग कंपनीज ने एक शिक डलवाई हुई थी कि जिसके तहत वो खुद से ही CPI जो है उसके तहत कीमतें बढ़ा लेते थे, मगर जब उन्होंने हुक्म किया मुबैना तौर पर, तो जब उसकी मिनट्स वापस आए तो वो उस मिनट्स में उसका जिक्र ही नहीं था, जिस पे सोनिया खान साहब नाराज़ भी हुए। और वो बड़ा जो हेल्थ सेक्टर है इस पे जो है वो उनकी निगाह है और कुछ तब्दीलियां भी हो सकती हैं, इसमें कुछ प्रोग्राम भी हो चुके हैं। इसके साथ साथ कैबिनेट में एक और भी लड़ाई की बात की जा रही है, या कम अज़ कम डिस्कशन हो रही है भट्टी साहब, और वो ये है कि आजम खान साहब जो हैं, जो टॉप ब्यूरोक्रेट है हमारे, उनके और हफीज़ शेख साहब के प्राइवेटाइजेशन कमीशन जो है इसकी फॉर्मेशन पर यह है कि किस आदमी को रखा जाए और किस आदमी को ना रखा जाए। प्राइवेटाइजेशन बड़ा टची है। मैं सिर्फ एक आज आपका टाइम लेता हूँ भट्टी साहब, एक मैं अगर बात बताऊँ, ये अगर आज हमारी स्टील मिल चल रही होती और 5-6 हमारी सीमेंट की फैक्ट्रियाँ भी इमरान खान और स्टेट के पास होती, ये करोड़ मकान तो आसानी से बन सकते थे। सब प्राइवेटाइज करके क्या निकाला? गुजारिश ये है, एक किसी काम का खुद आना होता, एक काम लेना आता, दो चीज़ें बड़ी अनिल मुसरत बना के देंगे हमें घर। मेरी एक बात सुने, ये हफीज़ शेख साहब की और आदम खान तो छोड़ देना, उनकी तो इतनी दास्तानें हैं कि हमारे पास वक्त नहीं है। ये लड़ाई कबीना में होती है, कभी सेक्रेटरी बदल जाते हैं, कभी चीफ सेक्रेटरी बदल जाते हैं, कभी सेक्रेटरी पावर बदल जाते हैं। तो आज भी मोहतरम प्रिंसिपल चीफ सेक्रेटरी को लाहौर हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहब ने कमाल कर दिया। इमरान खान साहब कर क्या रहे हैं? मुझे सिर्फ ये बता दें, 2 सालों से टीम नहीं बना सके, टीम की लड़ाई, नोटिस बैड गवर्नेंस था, JIT बना ली, नोटिस ले लिया, नोटिस लेते हैं, गुस्सा कर लिया। और भाई हुक्मरान नोटिस लेने, गुस्सा करने, बयान देने नहीं, कानून बनाने और उस पर अमल दरामद करने के लिए होते हैं। काजी साहब याद रख ले, कुछ नहीं ये बनना है, एना तिला तेल नहीं जेगा। भट्टी साहब जब दूसरे भुट्टो आखिरी मुलाकात करने गई जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब से, तो भुट्टो साहब ने गुस्से में कहा कि नुसरत पार्टी क्या कर रही है, तो मोहतरमा ने बहुत एक अफाकी फ़िक्रा कहा था कि जुल्फ़ी बाहर बोल्शेविक पार्टी छोड़ के आए थे, और ए जेड़ा तुसी पिछले 30-40 सालों तो जो कुछ ब्यूरोक्रेसी से करवाते रहे हैं,
जो आपने वेस्टेड इंटरेस्ट क्रिएट किए हैं, ये पीपल्स पार्टी की ब्यूरोक्रेसी है, ये मुस्लिम लीग नून की ब्यूरोक्रेसी है, हुणे दा की करिए, इसको सारे को चेंज कर दें। साहब काजी सब नाराज हो जाते हैं, पिछले 40 साल बंद का रोने ही 5 साल रोते रहने कि सर, जब तक वो गंद साफ नहीं होगा कुछ नहीं होगा। नहीं, गंद साफ किसने करना है? आपने मैंने करना है, ये हमारी जॉब नहीं है, हमारा काम है खबर देना, हम थानेदार जज नहीं है। मेरी सुने, मुझे बता दें 2 सालों में इन्होंने कहा, अब मलक साहब 1 मिनट दे दें, 2 सालों में पाकिस्तान का कोई एक अदारा 1% ही बेहतर हुआ, मुझे उसकी निशानदेही करें, मैं माजरत करूं। महंगाई बेहतर हुई है। मैं जो एक सवाल का जवाब दें। हाँ जी, जिस मुझे ये ऐसा क्यों होता है कि जिस दिन एक माफिया को हाथ डाला जाता है, एक बंदा जो है ऐलान करता है हुकूमत ठीक नहीं है, मैं तो छोड़ के जा रहा हूं, अच्छा होगा। मैं कीमती वक्त लेता हूं। आज हमने चेयरमैन नैब को एक मेल की थी और एक दूसरे साहब को भी, कि हमें बताते सुना कि चेयरमैन नैब साहब जस्टिस जुवैद साहब ने बड़ी सख्ती से हिदायत की है कि कोई मालूमात किसी को फरहम ना करे, चाहे वो माजी में भी रहा है। अब अगर 120 बनते हैं, क्या फिर भी रिजल्ट नहीं आएगा? लेकिन आप इमरान खान साहब को भी ये समझाएं कि खुदा के लिए टीवी में या वो असम्बली में एक दूसरे को गालियां देने से मसाइल हल नहीं होंगे। आज फिर लड़ाई हुई मुराद सईद साहब की, और लड़ाई मैं तो इनकी बात को बढ़ाऊंगा। आपकी सुप्रीम कोर्ट मुझे समझ नहीं आती, हुकूमत करनी कि सुप्रीम कोर्ट ने आज कहा जी कि आपने रेलवे का ट्रैक ठीक करें। सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि नैब के लिए अदालतें बताएं। आपको पता है, जो मैं एक एडिशनल आपको इन्फॉर्मेशन देता हूं, जो ड्राइवर्स हैं रेलवे के, उनकी एक मीटिंग हुई है और उन्होंने कसम की बात है, उन्होंने कहा दुनिया के किसी स्टैंडर्ड से मुल्तान से सक्कर तक पाकिस्तान में ट्रैक नहीं है, हम लोगों को मार रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं रेलवे में, और वो भी सुप्रीम कोर्ट का। मैं आपके लिए आपका एक टची टॉपिक जो मैं बार बार आना चाह रहा था कि हुकूमत ने फैसला किया कि 15 सितंबर को स्कूल खुल जाएंगे। मैं आपसे हर जगह पर इतराज़ करता हूँ, एहतजाज करता हूँ, लड़ता हूँ, इस पर मैं आपको फॉलो करता हूँ। आप बताएं, हमारे बच्चों की फीस का मसला हल हो गया, वो इन्होंने हल किया है, इस पर मुझे यही बात, ये काजी साहब आपकी भी तवज्जो थोड़ा सा, ये क्योंकि पूरी कौम का मामला है, चंद सरमाएदार खानदानों को छोड़ देना ये जरूरी है। आम आदमी के लिए क्या देंगे? क्या हुकूमत ने कहा था छुट्टियों की फीस ना हो, ऐसे ही है, उस पे इम्प्लीमेंट हुआ? क्या एसी के पैसे लिए? क्या 20% फीस कम हुई? क्या बच्चों के यूनिफॉर्म कम हुए? कोई एक काम अगर अदालतें भी ना हो तो खुदा की कसम जंगल से बदतर हो जाएगा। तो ऊपर से आप बना रहे हैं, स्कूल खोलने की कोशिश कर रहे हैं। अमीर आदमी तो एक गाड़ी में एक बच्चा भेज देता है, एक वैन में 25 बच्चे होते हैं, एक रिक्शे में 10 लोग होते हैं। मुझे बताएं, अगर इन बच्चों को आगे खुदा ना खास्ता कोरोना हो गया, वैगन पे जाने वाले, रिक्शे पे जाने वाले, पैदल जाने वाले और अरबपति एक ही क्लास में बैठेंगे ना, क्लोजिंग है। आप अपनी हुकूमत से पूछे ये स्कूलों को ठीक क्यों नहीं कर रही सरकार? ये जितना मॉडल था, इससे ये तो अब दुनिया में भी पिट रहा है, इसको तो आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन ढूंढने पड़ेंगे। वक्त बुरा आ रहा है, रिसेशन दुनिया में फैल रहा है, पर अल्लाह बेहतर करे और हम अच्छे काम कर सकें। इजाजत, अल्लाह हाफिज़।